गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। द रेट फाइट कैरियर सॉल्यूशन की तरफ से मैं अमित सर क्लास 10 स्पेशल फॉर बिहार बोर्ड के लिए मैं मैथ का लेक्चर लेकर आया है ना। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि हमारे संस्था जो रेट फाइट कैरियर सॉल्यूशन है, इन्होंने बहुत सारे वीडियो लेक्चर रिकॉर्डेड और लाइव प्रोवाइड करा रहे हैं, है ना। आज से मैं बिहार बोर्ड का पहला लेक्चर लेकर आया हूँ क्लास 10 का, ठीक है, जो आज मैं स्टार्ट करने के लिए जा रहा हूँ। इसमें आपको क्लास 10 में बहुत सारे चैप्टर पढ़ने हैं, लेकिन एक चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण का योग, ठीक है। ये मैं आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो मैं सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि बिहार बोर्ड स्पेशल फॉर बिहार बोर्ड के लिए ये लेक्चर है ना। तो बिहार बोर्ड में के जितने भी स्टूडेंट हैं, जैसे अभी लॉकडाउन का माहौल चल रहा है, तो हमें नहीं लग रहा है कि कोचिंग चाहे कोई भी शिक्षा से रिलेटेड संस्था अभी गवर्नमेंट खोलने के लिए ऑर्डर देगी। तो हम लोगों ने अब सोचा कि बिहार बोर्ड के लिए भी स्पेशल क्लास दिया जाए, ताकि बच्चे घर पर खुद से अपने आप पढ़े हम लोग। ओके, तो चलो पहला जो चैप्टर है, ये चैप्टर बुक का 3rd नंबर पे आता है, याद रखना। ये तीसरा चैप्टर है एनसीईआरटी बुक, जो आप लोगों को पढ़ना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सिलेबस होता है एनसीईआरटी का। तो इसमें जो 3rd चैप्टर आपको पढ़ना है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो सबसे पहले इसके बारे में बताने से पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि क्लास 9th में, ठीक है, क्लास 9th में आप निर्देशांक ज्यामिति पढ़े थे, है ना। वहां पर दो वास्तविक संख्या का रेखा को पढ़कर आए थे, जिसको बोला जाता है निर्देशांक लाइन, है ना, याद रखना। उसके बाद वहां हम लोग 9th में पढ़े थे दो चर वाले रैखिक समीकरण, वहां भी पढ़े थे। तो वो सब पढ़कर हम लोग 9th में पढ़ चुके हैं, और क्लास 10th में उसी से रिलेटेड है और कुछ इससे स्पेशल, मतलब इसे मॉडिफाइड किया गया है, ठीक है, मतलब इसे स्पेशल तरीका से दिखाया गया है चैप्टर। तो सबसे पहले मैं इस चैप्टर का डेफिनेशन आपको बताता हूँ कि ये जो चैप्टर है इसमें कहना क्या चाह रहा है। अगर इसको आप समझ लेते हो तो मुझे नहीं लगता है कि जो इसके अंदर में जो चीजें आपको पढ़नी है सब धीरे धीरे आपको समझ में आएंगे। ओके, देखो दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म। तो दो चर वाले, सबसे पहले आपको बताता हूं चर क्या होता है। तो चर क्या होता है, हमेशा याद रखना कि x, y, z, मतलब कि ABCD का जो लेटर से रिप्रेजेंट, मतलब जिसको हम लोग दिखाते हैं, है ना, ABCD का जो लेटर से याद रखना जो दिखाते हैं वो क्या कहलाते हैं, चर। चर वो होता है जिसके इसके जगह पे कोई मान रख दो, इसकी वैल्यू बदल जाएगी। जैसे देखो x की जगह पे मैं अभी ले रहा हूँ 2, ठीक है, मेरा मान होगा 3 भी ले सकते हैं, मेरा मान होगा 4 भी ले सकते हैं, ठीक है। तो x की जगह पे हम 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, 4 भी रख सकते हैं, मतलब कि ये कहलाते हैं चर। चर क्या होता है कि जिसके स्थान पर कोई, ठीक है, स्थिरांक को रखा जाए, ठीक है, कांस्टेंट नंबर, मतलब कोई संख्या को रखा जाए और वो संख्या क्या होता है, फिक्स हो जाता है। जैसे मतलब कि यहाँ x बराबर 2, ये एक संख्या है, ये 2 जो है फिक्स, इसको हम लोग बोलते हैं स्थिरांक। क्या बोलते हैं, स्थिरांक बोलते हैं, ठीक है। तो स्थिरांक जो होता है फिक्स होता है, उसको कभी भी हम लोग चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। अब चर जो होता है हमेशा बदलते होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि चर क्या होता है। अगर आपसे कोई पूछ देगा तो आपको यही बोलना है कि चर जो होता है जिसकी वैल्यू, जिसका मान हम रखकर बदलते रहते हैं, मतलब हमेशा चेंज होते रहता है, ठीक है। तो ये चर हो गया। अब बोल रहा है रैखिक, जैसे इस वर्ड में एक चर था, एक रैखिक था, तो रैखिक के बारे में भी जानना जरूरी है कि रैखिक क्या होता है। तो याद रखना कि रैखिक का मतलब होता है अगर चर का पावर हाईएस्ट पावर 1 हो तो वो क्या कहलाता है, रैखिक। क्या कहलाता है, रैखिक। याद रखना अगर चर का हाईएस्ट पावर 1 होता है तो वो क्या कहलाएगा, रैखिक। जैसे देखो अगर y भी एक अल्फाबेट का लेटर, ये चर होता है, इसका पावर मैं 2 कर देता हूं। अगर आपसे पूछूं कि क्या ये रैखिक है, तो ये रैखिक नहीं है, ठीक है। अगर मैं बोल दूं z, ठीक है, सिर्फ z बोल दूं,
अब पूछूं कि क्या ये रैखिक है, तो यस ये रैखिक है, क्योंकि इसके पावर कितना दिख रहा है, कुछ नहीं तो 1। ठीक है, तो रैखिक का मतलब क्या होता है कि चर का अधिकतम जो पावर होता है, घात होता है, वो क्या कहलाता है, अधिकतम जो घात 1 होता है वो क्या कहलाता है, रैखिक। रैखिक को दिखाने के लिए उसके घात को देखना है, और उसका घात कितना है यहाँ पर 1। ठीक है, तो जिस चर का अधिकतम घात 1 होता है वो क्या कहलाता है, रैखिक। लेकिन अब तो ये समझ में आ रहा होगा कि चर क्या होता है, रैखिक क्या होता है, ये समझ में आ रहा होगा। अब आपसे क्वेश्चन में जो चैप्टर आपको बोला, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, जितने भी रैखिक समीकरण होंगे उसमें 2 चर होना जरूरी है। मतलब कि x + y + 2 बराबर, अगर मैं 0 लिख रहा हूं, देखो एक एग्जांपल ले रहा हूं, तो देखो इसमें एक चर है, एक दूसरा चर है, और x y अल्फाबेट का आप कोई भी लेटर इसमें दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, तो जिसमें 2 चर हो वो कहलाते हैं 2 चर वाले रैखिक। अब रैखिक कैसे जानेंगे, तो देखो इस चर का घात 1 है, इस चर का भी घात कितना है, 1 है ना, तो ये कहलाते हैं 2 चर वाले रैखिक। और समीकरण को याद रखना, समीकरण को पहचानने का जो नियम होता है, हमेशा जो आपको बहुपद दिया रहेगा, जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा, उसमें ये बराबर का साइन एकदम होगा। ठीक है, अगर ये बराबर का साइन है तो वो कहलाता है समीकरण। ठीक है, अगर बराबर का साइन नहीं दिख रहा है तो वो समीकरण नहीं कहलाएगा। ठीक है, याद रखना इस चीज को। जैसे मैं अभी लिया था ये क्वेश्चन, x + y = 2, तो ये बराबर का साइन है, तो ये रैखिक समीकरण है। अगर मैं सिर्फ बोल देता x + y, ठीक है, और +2, सिर्फ ये लिख देता, अगर आपसे पूछता कि क्या ये रैखिक समीकरण है, आप इसको रैखिक तो बोल सकते हो क्योंकि इसका घात कितना है, 1, इसका भी घात कितना है, 1। ठीक है, इसे रैखिक तो बोल सकते हो, लेकिन ये समीकरण नहीं है। ये समीकरण तब तक नहीं होगा जब तक कि इसमें बराबर का साइन नहीं दिख रहा है। ठीक है, अगर इसमें मैं बराबर का साइन लगा देता हूं और कोई नंबर यहाँ लिख देता हूं, तो क्या कहलाता है, ये हो जाता है 2 चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, तो ये पहचानना था आपको 2 चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में। ठीक है, अब देखो सबसे पहले मैं इस चैप्टर का जो साधारण रूप, जो बोलते हैं ना 2 चर वाले रैखिक समीकरण आपको किसके रूप में मिलेंगे, तो इसका साधारण रूप क्या होता है, ध्यान देना। साधारण रूप या बोला जाता है, इसको एक और बोलते हैं हम लोग व्यापक रूप। ठीक है, ये किस फॉर्म में आपको मिलेगा, देखो ax + by + c = 0, इस फॉर्म में आपको मिलेंगे। ठीक है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म। युग्म का मतलब होता है जोड़ा। ठीक है, मतलब कि इस फॉर्म में मिलेंगे, तो लेकिन इसका दूसरा फॉर्म क्या, युग्म दूसरा मतलब इसका जोड़ा भी आपको साथ में मिलेगा। जोड़ा कहने का मतलब जैसे मान लीजिए a1 है, ये b1 है, ये c1, इससे रिलेटेड एक प्रस्ताव होगा a2x + b2y + c2 = 0। तो 2 इक्वेशन आपको, 2 समीकरण दिए रहेंगे क्वेश्चन में। ठीक है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म का मतलब होता है कि आपको रैखिक समीकरण दिए रहेंगे। ठीक है, 2 चर रहेंगे उसमें, लेकिन जोड़ा रहेंगे हमेशा। जैसे एक ये टाइप के होंगे, एक ये टाइप के होंगे, ये इसका व्यापक रूप कहता है। ठीक ना, हमेशा याद रखना, x के साथ जो पहला वाला इक्वेशन, जैसे मान लो इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो, तो x के साथ जो पहला वाला टर्म कहलाता है वो a1 कहलाता है। ठीक है, y के साथ जो मल्टीप्लाई होता है वो b1 कहलाता है, और c जो कांस्टेंट, इसमें कोई चर नहीं है, वो डायरेक्ट c1 कहलाता है। ठीक है, x के साथ जो गुना में रहता है, गुना में x के साथ कोई भी नंबर गुना में रहेगा, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, a2। y के साथ यहाँ दूसरे वाले इक्वेशन में b2, पहले वाले में b1, दूसरे वाले में b2, पहले वाले में c1, दूसरे वाले में c2। ठीक है, और इसको बहुत अच्छी तरीके से आप देख लेना, जितने भी क्वेश्चन आपको दिए रहेंगे ये इसका व्यापक रूप होगा। जैसे अभी मैं इससे एक रिलेटेड एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। जैसे मान लो 2x + 3y - 4 = 0,
एक क्वेश्चन, ये तो पहला इसका समीकरण एक मान लो। दूसरा क्या होगा 4x - 5y + 3 बराबर 0। तो ये सब इसकी इक्वेशन 2 मान लो। दो इक्वेशन मैंने दिया और मैं पूछूंगा कि ये व्यापक रूप था और ये देखो व्यापक रूप में है कि नहीं। देखो a1 की जगह पे क्या मिला मुझे 2, b2 की जगह पे देखो क्या मिला 3, c1 की जगह देखो यहाँ प्लस साइन है लेकिन यहाँ माइनस है, लेकिन c1 की जगह में मुझे क्या मिला 4, लेकिन यहाँ साइन क्या चीज है प्लस का और यहाँ साइन क्या चीज है माइनस का। मतलब जो c1 बराबर होगा वो क्या होगा माइनस का। ठीक है, तो हम यहाँ अगर आपसे पूछते a1 बराबर क्या मिला तो 2, b1 बराबर क्या मिला 3 और c1 बराबर क्या मिला। तो यहाँ देखो प्लस c1 होगा, यहाँ -4 दे रखा है तो क्या हो जाएगा -4। समझ में आ रहा है। अब ध्यान दो दूसरे वाला समीकरण के जगह पे देखो a2 की जगह पे मुझे क्या मिला 4, b2 की जगह में क्या मिला देखो यहाँ प्लस था यहाँ साइन क्या चाहिए माइनस का, तो b2 की जगह में क्या हो जाएगा -5 और c2 की जगह में क्या मिलेगा देख लो c2 की जगह पे यहाँ प्लस था। तो बस क्वेश्चन में यही करने हैं, ठीक ना। आपको दो समीकरण दे रखेंगे और दोनों किस रूप में होंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में होंगे। देखो दो चर है उसमें x y, ये रैखिक समीकरण कैसे बना x का पावर 1 है। हमको x के साथ जो संख्या क्या गुना है हमें ये नहीं देखना है, हमको देखना है कि x के साथ कितना पावर है, उसका कितना हाईएस्ट घात आता है ना। तो देखो x चर है यहाँ पर, उसका हाईएस्ट घात कितना है 1, यहाँ y चर है उसका घातांक देखो कितना है 1। ये पहला समीकरण था। दूसरे वाले में चेक करो x का यहाँ पावर 1 हो गया, y का इसका पावर 1। तो ये था इसका साधारण रूप और इससे रिलेटेड में एग्जांपल के थ्रू मैंने बताया कि कैसे हम लोग a1 ढूंढेंगे, b1 ढूंढेंगे, c1 ढूंढेंगे, a2 b2 और c2 चेक करेंगे। ठीक है, हमेशा इस समीकरण को याद रखना, ये व्यापक रूप है, इसको देखते हुए कोई भी इस फॉर्म में समीकरण आपको दिया रहेगा तो वहां से सबसे पहले हम a1 b1 c1 और a2 b2 और c2 को देखेंगे। ओके, अब देखो ध्यान से, इसमें 3 कंडीशन होते हैं, ठीक ना। इसका 3 कारण होता है, 3 केस, वो मैं बताने के लिए जा रहा हूं। आपको देखना है ये 3 केस क्या होते हैं, कैसे होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, आपको उसको देखते हुए एक काम करना है। देखो इसके जो 3 कारण होते हैं, सबसे पहले मैं बता देता हूं कि सबसे पहला केस होता है, ठीक है, कारण 2, ऐसे लिख देते हैं, 2 चर वाले, ठीक है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण, ठीक है। उसका केस 1 याद रखना। केस 1 क्या होता है, सबसे पहले ध्यान देना है। तुम इस चीज को अगर ध्यान देते हो और इससे रिलेटेड मैं एक एग्जांपल भी बताऊंगा। सबसे पहले आपको जो पहला केस मिलेगा उसमें दिया हुआ रहेगा कि अगर a1 बराबर a2, ठीक है, a1 बटा a2 नॉट बराबर, नॉट का साइन कहने का मतलब ये साइन क्या कहलाता है कि ये बराबर नहीं है, ठीक है, b1 बराबर b1 बटा b2, ठीक है। जैसे कि आपके पास देखो इक्वेशन दिया है जनरल फॉर्म में a1x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ठीक है। उसके बाद a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, यहाँ c1 होगा, है ना। तो ये इसका साधारण रूप है। इस रूप को पहले एक क्वेश्चन दिया रहेगा आपको और इस क्वेश्चन के अनुसार अगर a1 बटा a2 नहीं बराबर होगा b1 बटा b2 के, ठीक है। अब कैसे, देखो इससे एक एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे 2x प्लस 3y इक्वल टू 2, ठीक है। उसके बाद 3x माइनस 2y बराबर 4, ये रहेगा मेरे पास इक्वेशन, ठीक है। अब देखो यहां सबसे पहले क्या करना है कि a1 की जगह पे क्या मिला मुझे
A1 बराबर देखो, A1 बराबर क्या मिला 2, B1 बराबर क्या मिला 3। C1 लिखने की जरूरत नहीं है ना, लेकिन अगर C1 लिखना चाहते हो तो देखो ये बराबर के उधर है और हमको क्या करना, बराबर के इधर लाना। तो जब मैं बराबर के इधर लाऊंगा तो ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो C1 कितना हो जाएगा माइनस। फिर A2 बराबर कितना हो जाएगा, तो 3 है, A2 जगह पे 3 लिखा होगा। जो x के साथ यहाँ गुना है A2, तो x के साथ ये 3 गुना है यहाँ पर। B2 बराबर क्या है, देखो y के साथ क्या मल्टीप्लाई है 3, तो यहाँ y के साथ क्या मल्टीप्लाई है 2। तो देखो यहाँ B2 यहाँ प्लस में है, लेकिन यहाँ B2 आगे जगह मुझे 2 मिला है आपको, वो क्या है माइनस में, ये भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, C2 की जगह पे क्या मिलेगा, तो ये बराबर के उधर इधर लाएंगे तो सबसे पहला काम आपको करना है A1 B1 C1 A2 B2 C2 ढूंढ लेना है। वो साधारण रूप से करेंगे, क्वेश्चन इस टाइप से दिया रहेगा, साधारण रूप जो व्यापक रूप है तो चर वाले रैखिक समीकरण का, उससे हम लोग क्या करेंगे A1 B1 C1 A2 B2 C2 ढूंढेंगे सबसे पहले। अब केस पहला क्या बोल रहा है, A1 बटा A2 नहीं बराबर होगा B1 बटा B2 की। तो चलो रख के देखते हैं। तो देखो 2 बटा 3 बराबर का साइन पहले दे दो, 3 बटा 2 तो एक माइनस 2 सॉरी। अब एक चीज आप बताओ कि 2 बटा 3 और 3 बटा माइनस 2 का मान जो होगा सेम होगा, कभी नहीं होगा, तो ये बराबर नहीं है। जब इस तरीके का केस मिलेगा तो सबसे पहला आपको पूछा जाता है, ध्यान देना, इसे मैं हटा रहा हूं, नोट करते हुए चलना आप लोग, है ना, नोट कर लेना। तो जब भी इस तरीके का केस आपको मिलेगा कि A1 बटा A2 बराबर नहीं होंगे B1 बटा B2 के, तो सबसे पहले पूछा जाता है आपको कि कैसी रेखा बनेगी आपको। तो बनेगा प्रतिच्छेद रेखा। प्रतिच्छेद का मतलब कि दो एक समीकरण रहेंगे। तो पहला तो एक लाइन ऐसा होगा, मान लो ये समीकरण 1 का ग्राफ बनेगा, है ना, ये ग्राफ आपका बनेगा समीकरण 1 का, ठीक है। उसके बाद दूसरा ग्राफ क्या होगा, इस तरीके से बनेगा और इसको कट करेगा एक जगह, प्रतिच्छेद करेगा। प्रतिच्छेद करने का मतलब काटना, और कितने जगह काटेगा वो, एक जगह काटेगा, तो एक पॉइंट पे घटाना, ठीक है। अब पूछेगा इसमें हल कितना होगा, तो याद रखना इस कंडीशन में सबसे पहले पूछेगा कैसी रेखा बनेगी, तो प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा भी बोल सकते हो आप, है ना। अब प्रतिच्छेद रेखा एक ही चीज हो गया। उसके बाद पूछेगा हल कितना होगा, तो इसमें देखो लाइन में आप देख रहे होंगे कि कितने जगह कट किया है ये लाइन, तो एक जगह कट किया है ना, कितने जगह कट किया है, एक जगह कट किया है। तो इसमें कितने हल मिलेंगे पता है, एक हल मिलेंगे, एक हल मिलेंगे, एक हल होगा, ठीक है। सबसे पहले एक चीज बता देता हूं कि जब ये वाला कंडीशन आपको मिलेगा समीकरण में, तो पहला पूछा जाएगा कि रेखा कैसी होगी, तो प्रतिच्छेदी रेखा होगी, क्योंकि ये पहला समीकरण का लाइन खिंचाएगा ग्राफ, और ये दूसरा समीकरण का, दोनों क्या करेगा, एक दूसरे को कट करेगा। कट कितने जगह करेगा, एक जगह कट करेगा, तो इसे प्रतिच्छेदी रेखा बोलते हैं। वो जितने जगह कट कर रहा है उतना ही हल हमें मिलता है ना। तो कितने जगह कट किया, एक जगह, इसको बोला जाता है एक हल, या फिर बोला जाता है अद्वितीय हल। क्या बोला जाता है, या इसको बोला जाता है अद्वितीय हल, ओके, याद रखना। उसके बाद एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्वेश्चन में पूछा जाता है, क्या ये संगत है या असंगत, संगत है या असंगत। सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि संगत कब होता है और असंगत कब होता है। जब इसके 3 कंडीशन है, याद रखना 3 केस होते हैं। तो ये पहला केस में मैं अभी बता रहा हूं, तो जब भी समीकरण में हल होगा, इसमें एक हल मिला ना, तो जब भी हल होगा वो कहलाता है संगत। अगर हल नहीं मिलेंगे, ठीक है, अभी दूसरा केस में पता चल जाएगा कि हल है कि नहीं, जब हल नहीं मिलेंगे तो वो कहलाता है असंगत, ठीक है। तो इसमें पूछा जाएगा आपसे तीसरा इसमें पूछा जाएगा, जब इस कंडीशन में कैसी रेखा बनेगी, जब ये कंडीशन है तो प्रतिच्छेदी रेखा बनेगी, कितना हल मिलेगा, तो एक हल मिलेगा। फिर एक लास्ट पूछा जाता है संगत है या असंगत, तो देखो उसमें एक हल मिला ना, तो हल मिलना अगर मिलते हैं तो वो कहलाता है संगत। याद रखना क्या कहलाता है, संगत होगा, ठीक है। ये 3 चीज आपको पूछा जाएगा। ये तो था पहला केस, ठीक है, तो इसे मैं हटा दे रहा हूं। उसके बाद दूसरा केस में बताने के लिए जा रहा हूं।
दूसरा केस क्या होगा? दूसरा केस क्या होता है, जब कंडीशन आपको मिलेगा दूसरा वाला a1 बटा a2, ठीक है, बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। जब ये केस आपके पास रहेगा, याद रखना, ठीक है, जब ये केस आपके पास रहेगा, जब ऐसा केस मिलेगा, ठीक ना, a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2, ठीक है। जैसे देखो इसमें एग्जांपल ले रहा हूं, 2x प्लस 3y माइनस 6 बराबर 0, ये मैं पहला समीकरण लिया, ठीक है। उसका दूसरा केस 4x प्लस 4y माइनस 2x बराबर, सॉरी 6 कर देता हूं, 6y बराबर 0, ठीक है। तो ये दो इक्वेशन लिया। सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि आपको चेक करना है कि इसमें a1 कौन होगा, b1 कौन होगा, c1 कौन होगा, a2 कौन होगा, b2 कौन होगा और c2 कौन होगा। तो आप ध्यान दो, यहां पर मैं बता रहा हूं, देखो a1 बराबर, देखो x के साथ पहला समीकरण, इसे तो मान लेना समीकरण 1, दूसरा में समीकरण 2 मान लो। तो पहला समीकरण में x के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई होता है, गुना होता है, वो कहलाता है a1। उसका b1 बराबर क्या हो जाएगा, तो पहला ही समीकरण में जो y के साथ गुना होता है, ठीक है, जिस साइन के साथ गुना होता है वो होता है b1। फिर थर्ड होता है c1 की जगह पे क्या है -6, ठीक है। उसके बाद a2 की जगह पे क्या है 4, b2 की जगह पे क्या है 6 और c2 की जगह पे क्या है -12, ठीक है। तो सबसे पहला काम a1 b1 और c1 a2 b2 को ढूंढ लेना, ढूंढ लिया आप लोगों ने। उसके बाद देखो इस कंडीशन में रखते हैं, पहला क्या a1 बटा a2, तो 2 बटा 4, ठीक है, बराबर b1 बटा b2 3 बटा 6 बराबर c1 बटा c2, तो -6 बाई -2। देखो ये कैंसिल हो रहा है 2 से, ये कैंसिल हो रहा है 2 से, ये कैंसिल हो रहा है 2 से, माइनस से माइनस कैंसिल, क्या आ गया 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। तो आप देखोगे कि ये जो कंडीशन था a1 बटा a2, b1 बटा b2, c1 बटा c2 क्या है, आपस में बराबर हो गए। तो जब इस तरीका का केस आपको मिलेगा, है ना, तो क्या होता है, सबसे पहला कि पूछा जाएगा आपसे कैसी रेखा होगी, इसमें हल कितने होंगे, ठीक है, और पूछा जाएगा क्या ये संगत है कि नहीं है। 3 चीज पूछते हैं, कहीं हो सके एक पूछे, कहीं हो सके दोनों पूछे, कहीं तीनों भी पूछता है। ओके, तो चलो ध्यान दो, जब ऐसा, अभी तो मैंने एग्जांपल लेकर दिखाया, तो याद रखना इसमें जो सबसे पहला, अभी देखो a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2 तीनों आपस में बराबर हो गए। तो पूछा जाएगा कैसा केस होगा, तो आपको पहले पूछा जाएगा कैसा रेखा होगा, इसमें होता है संपाती रेखा होता है। क्या रेखा होता है, संपाती रेखा। अब संपाती रेखा क्या होता है पता है, 2 समीकरण मिलेंगे इसमें, मतलब कि 2 लाइन होगा, ड्रॉ होगा, इसका 2 ग्राफ बनेंगे, 2 लाइन का ग्राफ बनेगा। तो सबसे पहला देखो एक लाइन बना, ठीक है, एक लाइन बना, पहला ये होगा और इसके ऊपर ही दूसरा ग्राफ बनेगा, दूसरा लाइन। मैंने क्या करा, देखो ध्यान से, ये लाइन बना दिया और इसके ऊपर दूसरा ग्राफ, इसी के ऊपर लाइन क्या कर देगा, इसके ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे रेखा को बोला जाता है संपाती रेखा, मतलब ये दूसरा लाइन भी इसी के ऊपर आ जाएगा, तो कैसा रेखा कहलाता है, संपाती रेखा कहलाता है ना। तो संपाती रेखा देखो ये पूरा इसी के ऊपर आ गया। अब पूछा जाएगा कि इसमें कितने सारे हल होंगे, हल क्या कितने होंगे। तो एक चीज बताओ, मैंने बोला था पहले वाले में कि एक दूसरे को कट कर रहा था एक जगह, तो एक हल हुए थे। अब ये इसके ऊपर ही है, मतलब यहाँ भी हम कट किया, यहाँ भी कट किया, यहाँ 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 बहुत, मतलब कितने सारे कट होंगे बताओ। ये लाइन जितने बढ़ते जाएंगे उतने सारे मुझे मिलेंगे हल, है ना। इसमें होगा, इसमें जो हल मिलेगा बहुत सॉल्यूशन, बहुत हल मिलेगा। क्या मिलेगा, बहुत हल मिलेगा, बहुत हल होगा, हल होगा। ऐसा भी आप लिख सकते हो, और नहीं तो फिर क्या लिख सकते हो, या अनेक हल होंगे। क्या होगा, अनेक हल होंगे, ठीक है। तो देखो
जब भी इस कंडीशन में रहेगा तो सबसे पहले संपाती रेखा, रेखा कैसा बनेगा, एक दूसरे के ऊपर, पहला रेखा के ऊपर, मतलब कि देखो ये मेरा हाथ है, इस लाइन का हाथ ये मेरा दिया है, तो इसको बोला जाता है संपाती रेखा। ठीक है, इसमें कैसा हल होगा, तो बहुत सारे हल होंगे या अनेक हल होंगे, दोनों का मीनिंग हो, अनेक यूज करो चाहे बहुत सारे हल करो। उसके बाद पूछा जाएगा कि क्या ये संगत होंगे या नहीं, तो मैं बताया था कि अगर हल मिलेंगे तो संगत है, हल नहीं मिलेंगे तो असंगत है। तो क्या हल मुझे नहीं मिल रहा, एक हल मिले चाहे ज्यादा हल मिले, हल तो मिल रहा है ना, तो ये क्या कहलाएगा, संगत है, याद रखना। तो ये पूछा जाएगा, ये था इसका दूसरा कंडीशन, केस 2, इसको बोला जाता है केस 2। अब केस 3 देखेंगे। केस 3 जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब मैं इसे हटा रहा हूं, इसे नोट करते हुए चला, नोट्स भी बनेगा, अभी मैं एक क्वेश्चन दूंगा और आपको घर पर प्रैक्टिस भी करना है। केस 3 देखो क्या है, केस 3 तीसरा नंबर में कंडीशन क्या होता है, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 नहीं बराबर होगा C1 बटा C2। ठीक है, जब ऐसा केस आपको मिलेगा, अब इससे रिलेटेड मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं ताकि आपको समझ में आएगा। एक दो क्या करता हूं, समीकरण फिर से लेता हूं, ध्यान दो, तो यहां ले लेता हूं 2x + 3y - 4, ठीक है, बराबर 0 करके। उसके बाद 4x + 6y - 5 बराबर 0। सबसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इसको समीकरण 1 मान लेना है, इसको समीकरण 2 मान लेना है। ठीक है, अब देखो A1 पहले ढूंढो, A1 बराबर कितना होगा, तो पहला समीकरण का x के साथ जो गुना में रहता है, गुणांक उसको कहते हैं 2। B1 बराबर क्या है 3, C1 बराबर क्या है -4। ठीक है, A2 बराबर आप बता सकते हो आप लोग आसानी से 4, B2 बराबर क्या हो जाएगा, A2 B2 दूसरे वाले समीकरण में A2 B2 मिलेगा, A1 B1 C1 पहले वाले समीकरण में मिलेगा। ठीक है, तो B2 बराबर 6 जो y के साथ गुना कर रहा है, और C2 बराबर जो कोई भी चर के साथ गुना में -5। ठीक है, अब देखो केस क्या करना है, A1 बटा A2, तो 2/4 बराबर B1 बटा B2 3/6 बराबर -4/5। ठीक है, -5। अब ध्यान दो, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा 2 से 2 से, तो क्या होगा 1/2 बराबर 1/2 बराबर है क्या, ये माइनस माइनस कैंसिल 4/5, ये 1/2 तो बराबर हो गया, लेकिन 4/5 क्या बराबर होंगे 1/2 से, कभी नहीं होंगे। तो ये क्या हो गया, नॉट बराबर हो गया, है ना। तो वो वैसा कंडीशन आपको मिल जाएगा। जब वैसा कंडीशन होगा तो सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कैसा रेखा होगा। ठीक है, इसका रेखा कैसा होगा पता है, समांतर, समांतर रेखा, याद रखना। समांतर रेखा कैसा बनता है, ऐसा दो लाइन जो आपस में कभी भी एक दूसरे को कट ना करे, याद रखना। इसको कौन सा लाइन बोला जाता है, समांतर रेखा बोला जाता है। वैसा रेखा जो एक दूसरे को कहीं भी कट ना करे। इस लाइन को आप जितना बढ़ा और इस लाइन को भी आप जितना बढ़ा लो, जितना दूर बढ़ा लो, एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करेंगे। ठीक है, समांतर रेखा का ये नियम, ये क्या होता है, पहचानने का तरीका होता है कि एक दूसरे को कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगे, कहीं भी मिलेंगे नहीं। ठीक है, अब उसके बाद पूछा जाएगा कि इसमें कितने हल होंगे। तो मैंने बताया था जब रेखा एक दूसरे को कट करेगी तभी हल होंगे। जब ये दोनों आपस में कट ही नहीं करेंगे तो क्या हल मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो कोई हल नहीं होगा, यहाँ पर कोई हल नहीं होगा ना। उसके बाद तीसरा नंबर कंडीशन इसका क्या होता है, पूछा जाएगा कि संगत है या असंगत है। तो मैं बताया था कि अगर हल मिलेगा तभी संगत है, हल नहीं मिलेंगे तो संगत नहीं हो सकते। तो ये क्या होगा, असंगत। ठीक है, याद रखना, असंगत होगा। तो ये थे दो चर वाले रैखिक समीकरण के ये इंट्रोडक्शन, मतलब ये चीज आपको पढ़ना है उसमें। अब मैं जब एक्सरसाइज में जाऊंगा, ठीक है, तो आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन ही करवाऊंगा। लेकिन हाँ, अभी जो 3 केस मैं बताया हूं इस बुक में बहुत सारे आपको एग्जाम्पल मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करना, देखो 3.1 एक्सरसाइज का जितने भी एग्जाम्पल है आप करना, 3.2 के भी जितने भी क्वेश्चन दिए हैं सिर्फ पहले इस मेथड को करो, ये 3 केस से को करो। पहले कोई कुछ भी नहीं करना है, हर क्वेश्चन का 2 समीकरण दिया रहेगा, उसमें क्या करना है आपको A1 B1 C1 A2 B2 C2
और तीनों में से कोई केस, जो केस आपको मिल रहा है उसकी आप कंडीशन को उसमें लिखते हुए चलो, ठीक है। इसमें आप प्रैक्टिस कर लोगे तो मैं बता रहा हूं कि इससे एक एग्जाम में बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत इजी पूछते, ग्राफीय मेथड वाला, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, आपको बता देता हूं उसकी एक्सरसाइज से मैं स्टार्ट करूंगा, 3.1 एक्सरसाइज, ठीक है। बहुत आसान सा चैप्टर है, बहुत इजीली आपको समझ में भी आएंगे, ठीक है। एक भी टफ नहीं मिलेगा क्वेश्चन। जो मैं सिस्टम से पढ़ाऊंगा सिर्फ आपको सिस्टम को ध्यान में देना, ठीक है। और इससे ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन आते हैं ना, याद रखना, जैसे आपसे कंडीशन में ही पूछेंगे, ये 3 कंडीशन दे रखेंगे, इस 3 कंडीशन में से कोई एक चीज पूछेगा ही, पूछता है एग्जाम में, ठीक है। याद रखना 2-3 ऑब्जेक्टिव ही इससे आते हैं, ठीक है। क्योंकि बिहार बोर्ड वाले के लिए मैथ में 50 नंबर जो होता है ऑब्जेक्टिव आता है, और 50 नंबर क्या होता है, सब्जेक्टिव होता है। तो अगर मैं ऑप्शनल क्वेश्चन का भी करता हुआ साथ में चलूं तो बहुत मजा आता है, ठीक है ना। वो साथ साथ आपको ऑप्शनल को ऑब्जेक्टिव भी तैयार होते जाएगा और सब्जेक्टिव तो हो ही रहा है, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ओके। फिर चलो, थैंक यू।